हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग आज जियोग्राफी का एक नया चैप्टर और लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी, नेशनल यानी कि इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं इकोनॉमी का, तो इकोनॉमी इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, सारे रिसोर्स का मैनेजमेंट। और अगर रिसोर्स की हम लोग बात करें, सो इट्स ए ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, मीन्स ओवरऑल इन सबका मैनेजमेंट रिप्रेजेंट करता है हमारे इकोनॉमी टर्म्स को। नाउ जब हम बात करते हैं किसी कंट्री के डेवलपमेंट की, मीन्स कंट्रीज डेवलपमेंट, यूजुअली हम लोग जो है ट्रेड और इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंट्री का किसी भी तरीके का कोई नेशन है, कंट्री का डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन ट्रांजैक्शन। ना ये ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ? यूजुअली ट्रांजैक्शन किसके किसके बीच में होगा? दो ह्यूमन के बीच में, बिटवीन ह्यूमन। नाउ आप समझो जरा इसको, एक व्यक्ति यहां पे, एक व्यक्ति यहां पे, इसी को हम लोग ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लेंगे, इसी को बस सेट करना है ब्रॉड एरिया में। तो इसने क्या किया, एक नॉन ह्यूमन आइटम, कोई एक प्रोडक्ट है, इसने इसको दिया, बदले में इसको कुछ इसने पैसे दिए, है ना, पैसे दिए। तो ये एक तरीके का क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। ये हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रेड। क्या कहते हैं? ट्रेड। दूसरा तरीका ये भी है कि रेदर देन सामान देने के बजाय उसने कुछ जो है, मान लीजिए डॉक्टर है तो उसने कुछ इलाज कर दिया, टीचर है तो उसने पढ़ा दिया, कुछ ऐसा। तो ये तो हमारा हुआ, जो इसको तो दिया, जो ये हमारा हुआ गुड्स। मान लो इस व्यक्ति को किसी टीचर ने पढ़ाया, तो एज सच इसने कोई दिखने वाला कोई फिजिकल आइटम दिया नहीं, बट यस इसने कुछ तो नॉलेज ट्रांसफर किया, नॉलेज दिया, बदले में इसने भी इसको क्या दिया? पैसा, है ना, पैसा दिया। इसको कहते हैं सर्विस। क्या कहते हैं? सर्विस। बट ये होगा तो ह्यूमन के बीच में, ट्रांजेक्ट कर रहे हैं नॉन ह्यूमन थिंग्स, यही ट्रांजेक्शन, ये हमारा हुआ ट्रेड। सो यूजुअली क्या होता है, व्हेन थिंग्स, या ऐसे कह लो, व्हेन गुड्स एंड services available in near area, अगर आसपास के एरिया में अवेलेबल है, देन इंफॉर्मेशन इज sufficient फॉर ट्रांजैक्शन। किसी भी ट्रांजैक्शन होने के लिए, खासकर नियरर एरिया में, अगर कोई आसपास के एरिया में चीजें अवेलेबल हैं, तो आपको बस इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए उसके बारे में कि ये सामान यहां पे अवेलेबल, आप जाके ले लीजिए। बट छोटे एरिया के लिए तो ये हो गया। बट व्हेन गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल फार अवे, बहुत काफी दूर है, एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल। आपको ये इंफॉर्मेशन तो पता है कि एक सर्टेन प्लेस पे ये सामान रखा हो जो मुझे चाहिए, है ना, इंफॉर्मेशन अवेलेबल। देन टू कंप्लीट
to complete transaction needs transport. अब आपको चाहिए ट्रांसपोर्ट। तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन ये एक तरह से कम्युनिकेशन को शो कर रहा है, कम्युनिकेशन को, एंड देन ट्रांसपोर्ट यानी कि मूवमेंट को शो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट जो है तब इंश्योर होता है व्हेन गुड्स, कोई आइटम, सर्विसेज, कोई आप कह सकते हो वर्चुअल गुड, जैसे कि टीचिंग, डॉक्टरी, ये सारी चीजें, गुड्स, सर्विसेज, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड वर्क्स टुगेदर। तो आप कहोगे कि उस कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में, इस पूरे ट्रेड में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है, जिसे हम लोग लाइफ लाइन कह रहे हैं, सो लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इट्स वन इज कम्युनिकेशन एंड अदर वन इज ट्रांसपोर्ट। क्लियर? तो ये ट्रांसपोर्ट कर क्या रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है कि सप्लाई जहां पे हो रहा है, सप्लाई को मैच करा रहा है विथ डिमांड। जहां पे डिमांड है वहां पे सप्लाई से मैच करा रहा है। सो ट्रांजैक्शन इकोनॉमी कह लो कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन सप्लाई एंड डिमांड, इसी कंसेप्ट पे डिपेंड करता है। सो दैट ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, इसी दो ने क्या किया है? दैट हेल्प टू क्रिएट स्मॉल विलेज टू अ न्यू ग्लोबल विलेज। आज ट्रांसपोर्ट ही ऐसा चीज है जिसके पॉसिबिलिटी के कारण हम बहुत दूर के सामान को मंगवा भी सकते हैं और बहुत दूर सामान को हम लोग सप्लाई भी कर सकते हैं, एंड ओनली बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। दिस इज आवर लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर हमारे इकोनॉमी भी प्रॉपर वे से वर्क नहीं करता। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करके। ठीक है, इसको मिटाते हैं। So transport and communication is factor of trade. Transport and communication ट्रेड के फैक्टर्स हैं, बट अगर देखा जाए तो ये तीनों ही, whether it's the transport, communication, तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि सपोज अगर कम्युनिकेशन ही ना हो, कम्युनिकेशन जैसे आज के टाइम में कम्युनिकेशन थ्रू न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर से किसी चीज के बारे में आपको पता चल सकता है। न्यूज़पेपर हो गया, टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, एंड मेनी, इन सब के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन पता चलता है। इंफॉर्मेशन जो है एक तरह से ट्रिगर करता है ट्रेड को, और ट्रेड को कंप्लीट करने का काम करता है ट्रांसपोर्ट। सो नो डाउट हमारा जो अब टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, इट्स बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट का ये बैकबोन है। क्या करता है? इट हेल्प्स to move the goods or services, or both services, from one place to
प्लेस टू अदर। इससे क्या होता है, जो भी सप्लाई एंड डिमांड का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होता है, सप्लाई डिमांड जो है फुलफिल होता है। क्लियर? एक जगह से दूसरी जगह हम अगर टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर देखें हमारे कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो आप इसको बेसिकली तीन तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। आप कह सकते हो एक तो आपका लैंड मोड हो गया, लैंड के थ्रू, दूसरा आपका हो गया वाटर के थ्रू, एंड तीसरा हो गया आपका एयर के थ्रू। तो लैंड ट्रांसपोर्ट जैसे रोडवेज, दूसरा रेलवेज, एंड थर्ड इज पाइपलाइन। आज के टाइम में पाइपलाइन भी एक लैंड मोड ट्रांसपोर्ट है। वाटर की बात करें तो विद इन कंट्री यानी कि इनलैंड एंड आप कह सकते हो इनलैंड और इंटरनेशनल waterways. These are the waterways, inland waterways और इंटरनेशनल वाटरवेज। एयर की बात करें सो विद इन कंट्री दैट इज डोमेस्टिक और ग्लोबली कह लो या इंटरनेशनल दैट इज एयरवेज, डोमेस्टिक एयरवेज और इंटरनेशनल एयरवेज। तो ये तीन मेजर मोड हैं हमारे ट्रांसपोर्ट के। इंडिया की बात करें, इंडिया इज वेल कनेक्टेड इंटरनली एंड ग्लोबली थ्रू ट्रांसपोर्ट। इंडिया जो है हमारा ट्रांसपोर्ट के थ्रू ना सिर्फ कंट्री के विद इन कंट्री पूरी तरीके से कनेक्टेड है, रदर बाहर की कंट्रियों के साथ भी पूरी तरह से कनेक्टेड है। नाउ दिस थिंग्स, दिस ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, दिस हेल्प्स कंट्री फॉर, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी को हम लोग कई पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं ना, मॉनेटरी फॉर्म में आप मेजर कर सकते हो, आप क्वांटिटेटिव फॉर्म में मेजर कर सकते हो, क्वालिटी फॉर्म में मेजर कर सकते हो, एनी हाउ। खैर इसके ग्रोथ, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मदद करता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये बेहतर होता है ना। तो ये ट्रांसपोर्ट, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला डिस्कशन, दैट इज रोडवेज से। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। तो रोडवेज की अगर बात करें तो रोडवेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया जो है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इन रोड लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है। और अगर हम लोग प्रेजेंट डेटा के हिसाब से देखें, इट्स ऑलमोस्ट लगभग 66 लाख किलोमीटर। नाउ विच कंट्री इज फर्स्ट इज अमेरिका की अगर बात करें तो यहां पे लगभग 68 लाख किलोमीटर है। और अगर चाइना की बात करें जो कि थर्ड है, चाइना लगभग 54 मान लीजिए लाख किलोमीटर। तो लग रहा है कि हम लोग अमेरिका को भी ओवरटेक कर लेंगे। हाँ, तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट रोड लेंथ है हमारा 66 लाख किलोमीटर,
और अगर हम लोग रोड की बात कर रहे हैं तो हिस्टोरिकली ये रेलवे से भी पहले एग्जिस्ट करता था, हिस्टोरिकली एग्जिस्ट बिफोर रेलवे, मतलब बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा है भाई। गवर्नमेंट इसको ज्यादा प्रमोट भी करती है, उसके बेनिफिट्स है। रोड को अगर देखा जाए तो रोड सबसे इंपॉर्टेंट, मान लो गवर्नमेंट को बनवाना है तो इसका लो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। सी अगर हम लोग रेलवे की बात करते हैं लगभग 68,000 के आसपास, तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा है ना। 68-70,000 के आसपास रेलवे का लेंथ है, उसके कंपैरिजन में 66 लाख किलोमीटर बहुत ज्यादा है। और उसका रीजन ये है कि एक तो इसको बनाने का लो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इसके अलावा सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सुटेबल है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है, कैन बी इजिली, वैसे इसको मुझे दूसरा लिखना होना चाहिए था, इजिली कंस्ट्रक्टेड ओवर अनइवन टेरिटरी। जैसे माउंटेनियस रीजन है, लाइक माउंटेनियस रीजन, ऐसे रीजन में सबसे बेहतर होता है रोड कंस्ट्रक्ट करना rather than रेलवे बनाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, इट प्रोवाइड सर्विस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जैसे आप अगर ट्रेन से जाओगे या एयरवेज से जाओगे, यही होता है मेरे साथ भाई, अपना स्पेलिंग ठीक रखा करो। तो जैसे आप रेलवे से जाओगे, एयरवेज से जाओगे, तो वो आपको रेलवे स्टेशन पे छोड़ देंगे ना, ये तो घर तक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मींस फीडर सर्विस अवेलेबल। कहने का मतलब क्या हो गया, होम से, मान लो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, होम से एयरपोर्ट एक्सेट्रा, फीडर सर्विस प्रोवाइड करता है। तो दीज आर द मेजर बेनिफिट जिसके कारण जो है रोड कंस्ट्रक्शन को गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है। तो अगर हम लोग कंट्री के रोड को देखें, इंडिया के रोड को देखें, तो कैपेसिटी एंड इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको 6 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। मींस क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रोडवेज on the basis of capacity and importance। तो कैपेसिटी और इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 6 पार्ट, 6 टाइप्स कह लो, 6 टाइप्स ऑफ रोड। तो नंबर 1 है क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। ये मेगा सिटीज को कनेक्ट करने में मदद किया, जैसे कि मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता, इनको कनेक्ट किया। सेकंड आता है आपका नेशनल हाईवे। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, चिंता मत करिए। नेशनल हाईवे। थर्ड हो गया आपका स्टेट हाईवे। बाय द वे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को ही आज प्रेजेंट टाइम में हम लोग एक्सप्रेस वे भी कहते हैं। एक्सप्रेस वे, बड़ा एक्सप्रेस वे आप लोगों ने सुना होगा, है ना, आगरा एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे एक्सेट्रा। स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे लिखना चाहिए था यार, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज,
फोर्थ है आपका डिस्ट्रिक्ट हाईवेज। फिफ्थ है आपका अदर रोड्स एंड सिक्स्थ आपका होता है बॉर्डर रोड्स। आप इन सारे रोड से फेमिलियर हो, आई होप कि आप अदर रोड और इससे नहीं फेमिलियर होगे, पर कोई नहीं, डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से, ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो रोडवेज नंबर 1 गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे कह लो आप, सुपर हाईवे, और इसी को कह लो आप एक्सप्रेसवे। तो इस रोड की सबसे खास बात यह है कि इट्स अ 6 लेन हाईवे, 6 लेन हाईवे। इसका पर्पज ये था शुरुआत में, पर्पज टू कनेक्ट मेगा सिटीज, टू कनेक्ट मेगा सिटीज, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। बट आज के टाइम में कई सारे कॉरिडोर बन रहे हैं, कई सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जैसे कि अदर कॉरिडोर्स लाइक नॉर्थ साउथ, जो कि जम्मू कश्मीर को, J&K को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है, कन्याकुमारी। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो सिलचर आसाम में, सिलचर जो कि असम में, उसको कनेक्ट कर रहा है पोरबंदर गुजरात में। बट पॉइंट ये है कि अगर आप देखोगे इसके कनेक्शन से, इस तरह के रोड कंस्ट्रक्शन से जो ट्रेवल टाइम है वो कम हो जाता है। मींस इससे हो क्या रहा है, एक सेकंड, ये हो गया आपका, इससे हो क्या रहा है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस ट्रेवल टाइम। ट्रेवल क्या, ट्रांसपोर्ट टाइम कह लो। ट्रांसपोर्ट टाइम अगर कम होगा तो ओवरऑल इकोनॉमी ग्रोथ होगा, है ना। ये मैनेज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो पूरे कंट्री को मैनेज करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बना रखा है जो इन सब चीजों की एक्टिविटी को देखते हैं, तो उसका नाम है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नितिन गडकरी जी ये इसको इंप्लीमेंट करने में वर्क करता है, ये इंप्लीमेंट करता है इसे। सो नो डाउट इट्स अ मेजर हाईवेज, है ना, रिड्यूस करेगा टाइम, जिसके कारण हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है। सेकंड पे आ जाते हैं हम लोग नेशनल हाईवे। ये एक तरह से पूरे स्टेट को कनेक्ट करने में मदद करता है। अगर एक तरह से देखें इसको, सो इट्स अ काइंड ऑफ इंटर स्टेट हाईवेज। जो भी दूर के पार्ट है, जो भी एक्सट्रीम पार्ट्स है, हेल्प टू कनेक्ट एक्सट्रीम पार्ट ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री का जो भी एक एक्सट्रीम पार्ट है उन सबको कनेक्ट करने में मदद करता है। जनरली इसको देखा जाए तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मींस अगर इसका वो देखोगे तो ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रहता है। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को फॉलो करेगा, वैसे भी ये जनरल बात है।
इसको भी इंप्लीमेंट किया जाता है, इंप्लीमेंटेड बाई NHAI, और इसको माना जाता है इट्स आवर प्राइमरी रोड, प्राइमरी मतलब इंपॉर्टेंट, प्राइमरी रोड वेज ऑफ कंट्री। ठीक है, तो ये तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो मैनेज हो रहा है। इसके बाद आ जाते हैं आप थर्ड स्टेट हाईवेज। ये सभी जो अपने स्टेट होते हैं उनको स्टेट कैपिटल से टू कनेक्ट स्टेट कैपिटल्स विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, और इनका खुद का अपना अथॉरिटी होता है, इंप्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा खुद से इंप्लीमेंट होता है अपना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए फोर्थ डिस्ट्रिक्ट रोड। तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो होते हैं ये कनेक्ट करता है, हेल्प्स टू कनेक्ट करता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विथ टाउन्स एंड विलेजेस। अगेन ये इंप्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट अगर आए हम लोग अदर रोड पे, अदर रोड्स ना, ये अदर रोड्स क्यों है इसको आप समझोगे, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये बेसिकली टाउन और विलेज के लिए है, जहां पे कच्ची रोड हुआ करती है उसको पक्की बनाने का काम, मीन्स आप कह सकते हो मेटल रोड फॉर्मेशन, मेटल रोड के लिए। इसमें ये गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ प्रोग्राम के अंतर्गत चलता है, जैसे जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इसके अंतर्गत जो गांव की सड़कें हैं उनको पक्का बनाने का काम किया जाता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ठीक है, समझ में आया। आप इस पॉइंट पे भी देख सकते हो, आप चाहो तो रोड को यहां पे भी क्लासिफाई कर सकते हो, क्लासिफिकेशन कर सकते हो कि कुछ रोड मेटल्ड होंगे और कुछ रोड नॉन मेटल्ड। तो मेटल्ड का मतलब यही हो गया, मेटल्ड का मतलब क्या हो गया, मेटल्ड का मतलब ये हो गया कि आपका रोड जो है बिटुमिन्स, सीमेंट, इन सब चीजों से बना हुआ है, बिटुमिन्स सीमेंट इन सब से बना हुआ है। और वहीं नॉन मेटल्ड रोड का मतलब ये है आपका रोड जो है मड वगैरह से बना हुआ है। तो ज्यादातर कंट्री जो है फोकस कर रहा है कि मेटल्ड रोड बने, क्योंकि जो मेटल्ड रोड होते हैं वो ऑल ईयर राउंड कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ईयर राउंड कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं कनेक्शन। अदरवाइज जो नॉन मेटल्ड होते हैं वो तो बारिश में पूरा का पूरा डूब जाता है। नाउ सिक्स्थ है हमारा बॉर्डर रोड। इस यूजुअली ये जो है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस इसको कह सकते हो जो माउंटेनियस रीजन होता है, यानी कि डिफिकल्ट टेरेन एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू बॉर्डर रीजन पीपल, उनको बेहतर तरीके से एक्सेस प्रोवाइड करने का काम करते हैं हम लोग, है ना, एक्सेस प्रोवाइड करने का। इसको इंप्लीमेंट किया जाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से। मैं एक मिनट थोड़ा सा मिटा दूं इसको, मैं जस्ट सेकेंड। तो इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, इंप्लीमेंटेड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बीआरओ बेसिकली रोड मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता, शायद एक बार ये क्रॉस चेक कर लेना, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है।
दैट इज द रीजन ये एक अलग ही तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये रोड वगैरह बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बात कर सकते हैं, अटल टनल आपने सुना होगा, अटल टनल जो कि हिमाचल में है, पीर पंजाल रेंज पे, ऑन पीर पंजाल रेंज। लगभग इसका लेंथ देखा जाए, लेंथ जो है 9.02 किलोमीटर। तो ये एक तरह से लॉन्गेस्ट टनल, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल माना जाता है ना। अगर सी लेवल इसका हाई देखें, सी लेवल, तो लगभग 3000 मीटर सी से 3000 ऊपर हाइट पे इसको बनाया गया है। तो ये किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, क्योंकि ये डिफिकल्ट टेरेन है, माउंटेनियस रीजन में, और वो रीजन भी हमारा स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इट्स कंस्ट्रक्टेड बाय BRO। नाउ इससे रिलेटेड और जो भी इंफॉर्मेशन है आप कलेक्ट करो, इसके बारे में पढ़ो सारा कुछ, क्या रेंज कैसे क्या क्या होता है, ये सारी चीजें। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि यूजुअली वहां पे क्या होता था, आइस, जब बर्फबारी होता था स्नोफॉल के टाइम पे, जो रीजन था स्पेशली लाहौल स्पीति वाला रीजन, ये डिस्कनेक्ट हो जाता था फॉर 6 मंथ, बट इस टनल के बनने के कारण जो है आज के टाइम पे ईयर ऑल कनेक्शन मींस ईयर राउंड कनेक्शन एंश्योर्ड। तो आप समझ सकते हो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मनाली से स्पीति को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम लोग, रेलवे से स्टार्ट करते हैं। इंडियन रेलवे सी, इंडियन रेलवे नो डाउट इट्स ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, सॉरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। और ये भी कह सकते हैं फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, जैसे कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, किसी को बिजनेस के लिए, किसी को पिलग्रिमेज के लिए, या फिर टूरिज्म के लिए कह लो, टूरिज्म के लिए बहुत सारी चीजों को ये प्रमोट करता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए ये एक तरह से प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब मेन ट्रांसपोर्ट का माध्यम माना जाता है। आज प्रेजेंट टाइम में देखें तो लगभग 68,000 किलोमीटर का हमारा लेंथ है ना, ट्रैक रूट है, जो कि वर्ल्ड में 4th नंबर आता है। तो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है आपका US, सेकंड आपका हो गया चाइना, थर्ड हो गया आपका रसिया में लगभग 84,000 का कुछ रोड लेंथ है। तो 4th नंबर पे इंपॉर्टेंट। और अगर दुनिया में इसके ऑर्गेनाइजेशन को देखें, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाने वाला दुनिया में सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। ठीक है, गवर्नमेंट ने रेलवे के मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर वे से, इसको चाहे प्रॉपर वे से मैनेज कर सके, तो इन्होंने क्या किया है, रेलवे डिवाइडेड इंटू 17 जोन्स, 17 जोन में डिवाइड कर दिया गया है। हर जोन का अपना खुद का एक हेडक्वार्टर होगा, और खुद का अपना एडमिनिस्ट्रेशन इन दैट रीजन, ताकि प्रॉपर वे से क्या किया जा सके, मैनेज किया जा सके। हिस्टोरिकली अगर हम लोग रेलवे को देखें
हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टार्ट होता है हमारा हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट को देखें। सो 1853 फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ, जो मुंबई में चला, मुंबई टू थाने लगभग 34 किलोमीटर। एंड तब से लेके तो हम लोग कह सकते हैं इट्स ऑलमोस्ट 53 कह सकते हो मोर देन 150 ईयर्स, 150 ईयर्स रेलवे हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तब से इट हेल्प्स टू इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, इंटीग्रेट आवर नेशन, नोशन मतलब विचार होता है, नेशन मतलब कंट्री होता है, आवर नेशन सोशली एंड इकोनॉमिकली। तो नो डाउट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, सोशल कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट करने में मदद किया, एक जगह से दूसरे जगह का लोग जो है इधर से उधर ट्रेवल करते हैं, इकोनॉमी हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो करने में हेल्प किया। कुछ फैक्टर्स हैं जो रेलवे डिस्ट्रीब्यूशन पे इंपैक्ट करते हैं। रेलवे डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्टेड, रेलवे का कंस्ट्रक्शन अफेक्ट होता है। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग फिजियोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फिजियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन को अगर हम लोग फिगर आउट करें, इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन, सो नो डाउट एक तो यहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है ना, पॉपुलेशन ज्यादा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो एक सेकंड, नॉर्दर्न प्लेन, अगर हम लोग नॉर्दर्न प्लेन को देखें, प्लेन तो सबसे पहला फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस प्लस हाई पॉपुलेशन या कह लो डेंस रीजन, हाई पॉपुलेशन या डेंस, काफी भीड़ भाड़ वाला एरिया। एग्रीकल्चर अच्छा खासा फ्लरिश होता है। तो ये बेहतर मूड है यहां पे रेलवे के लिए, रेलवे यहां पे इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है, मतलब इसको अच्छा खासा फायदा हो रहा था। बट यहां पे भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या होता है, यहां पे कई सारे रिवर्स हैं, मल्टीपल रिवर्स के कारण ब्रिज वगैरह बनाने पड़ते हैं, ब्रिज वगैरह बनाना पड़ता है, जिसके कारण ओवरऑल रेलवे कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ डिफिकल्ट टेरेन होते हैं, डिफिकल्ट टेरेन, जैसे एग्जांपल के लिए वेस्टर्न राजस्थान जो कि पूरा डेजर्ट एरिया है, वेस्टर्न राजस्थान यानी डेजर्ट एरिया, यहां पे रेलवे कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस दोनों ही थोड़ा टफ हो जाता है, मींस डिफिकल्ट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। और सिर्फ ऐसा यही नहीं है, राजस्थान ही नहीं है, जैसे स्वैम्पी रीजन ऑफ गुजरात, यहां पे भी इसको बनाना और इसको मैनेज करना टफ है। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉरेस्ट एरियाज जैसे कि फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट एरिया हो गया, छत्तीसगढ़ का हो गया, उड़ीसा, ऐसे कंट्री में हमारे फॉरेस्ट एरियाज भी है ना। तो यहाँ पे भी रेलवे को बनाना, उसको मेंटेन करना सबसे टफ हो जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट एरियाज में तो मान लो जो जानवर वहां पे रह रहे हैं उनका लाइफ डिस्टर्ब होता है, ये सारी चीजें। तो ये कुछ चैलेंजेस है। माउंटेनियस रीजन डिफिकल्ट टेरेन में ही आप माउंटेनियस रीजन को भी नोट कर सकते हैं। एक सेकंड, इसको मैं मिटा दूं थोड़ा। तो डिफिकल्ट टेरेन में ही जैसे हिली रीजन्स, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हिली रीजन में जो पॉपुलेशन है बहुत ही स्पार्स, मतलब बहुत दूर लेस डेंस पॉपुलेशन, बहुत ही ज्यादा कम पॉपुलेशन होता है।
तो ज्यादातर वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बेस्ट यहाँ पे सुटेबल आप कह सकते हो टूरिज्म ही है, टूरिज्म हो गया, पिलग्रिमेज वगैरह हो गया, ये सारी चीजें ही है ना। और इंपॉर्टेंट ये कि यहाँ पे कई सारे टनल्स वगैरह बनाने पड़ जाते हैं, टनल्स फॉर फॉर क्रॉसिंग द हिल्स, या फिर किसी गैप को ढूंढो और पास थ्रू गैप्स। तो सम ऑफ द प्रॉब्लम दे हैव टू फेस, मतलब इस तरह के प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं। बाकी ओवरऑल क्या करता है ये, इकोनॉमी को तो फ्लरिश करता ही करता है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारे वैसे हिली रीजन आप पूरा का पूरा हिमालय वगैरह, नीचे पेनिनसुलर प्लेट्यू के पास यानी कि वेस्टर्न घाट वगैरह सब कुछ आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही हमारे वेस्टर्न घाट इसके कोस्ट को इकोनॉमिकली कनेक्ट करने के लिए, इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए यहाँ पे एक अलग तरीके, मतलब रेलवे वही है, रेलवे का एक अलग जोन कह लो, अलग एडमिनिस्ट्रेटिव कह लो, एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप थ्रू कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे। तो कोस्टल रीजन को कनेक्शन प्रोवाइड करने का, इकोनॉमिक फ्लरिश करने के लिए, सोशली इंप्रूव करने के लिए बेहतर है कोंकण रेलवे। बट ये भी चैलेंजेस कुछ फेस करता है, कोंकण रेलवे भी चैलेंज कुछ फेस करता है, लाइक लैंडस्लाइड चैलेंज। वैसे तो सारे के सारे जो हिली रीजन्स होते हैं वहां पे लैंडस्लाइड तो देखने को मिलता है, लैंडस्लाइड जैसे प्रॉब्लम देख सकते हैं। कभी कभी ट्रैक स्लिप हो जाता है, ट्रैक स्लिप। रीजन क्या है ट्रैक स्लिप का, जो उनका फाउंडेशन होता है वो ज्यादा पानी के कारण क्या हो गया, वो लूज हो गया, बिकॉज फाउंडेशन गेट वीक होने के कारण जो है वो क्या कर जाता है, नीचे की मिट्टी जो है, मिट्टी यानी सॉइल या फाउंडेशन स्लाइड कर जाता है, ठीक है। तो ये कोंकण रेलवे हुआ। ओवरऑल अगर हम लोग रेलवे को देखें, सो नो डाउट इट्स प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन एग्रीकल्चर वाला जो रीजन है वहां पे, इंडस्ट्रियल रीजन एंड मार्केट, इन तीनों को एक बेहतर कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम क्या कर रहा है रेलवे। एंड ओवरऑल इसके थ्रू ही आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। गुड, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस भी फेस करता है अपार्ट फ्रॉम दिस, कंस्ट्रक्शन वाले चैलेंज को अगर छोड़ दें तो एक कह सकते हो आप सिविक सेंस। जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, विदाउट टिकट ट्रेवलिंग, विदाउट टिकट, एक तो ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है। दूसरे नंबर पे प्रॉब्लम है कि मतलब इररिस्पॉन्सिबल तरीके से जो इमरजेंसी चैन वगैरह रहता है उसका यूज करना, मीन्स अननेसेसरी यूज ऑफ इमरजेंसी चेन। ओवरऑल क्या करता है ये, ट्रेन को डिले करता है। ट्रेन डिले हुआ तो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी डिले होता है, तो हार्म होता है। और इन सबसे भी ऊपर एक मेजर प्रॉब्लम है, दैट इज डैमेज, जो आज के टाइम में देखने को मिलता है, डैमेज एंड थेफ्ट। तो दीज थिंग्स मस्ट बी टेक केयर बाय द गवर्नमेंट, और ये तो इंपॉर्टेंट है, पब्लिक का बेसिक सिविक सेंस डेवलप होना चाहिए, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया हमारा इंडियन रेलवे का रूल। अब स्टार्ट करते हैं पाइपलाइन, इसको मिटाते हैं। पाइपलाइन ये हमारा थर्ड लैंड ट्रांसपोर्ट मेथड है। सी पहले जो है अर्लियर पाइपलाइन सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट करने का काम होता था। वाटर ट्रांसपोर्ट, वो भी सिटीज वगैरह में, वाटर ट्रांसपोर्ट इन सिटीज, घरों में पानी वानी ट्रांसपोर्ट करने का काम होता था। लेकिन आज के टाइम में इट्स ए न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट,
जिसके हेल्प से हम लोग क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल तो कर ही रहे हैं, ऑयल कर रहे हैं, नेचुरल गैस कर रहे हैं, पानी तो कर ही रहे हैं, छोड़ो उसको, नेचुरल गैस कर रहे हैं। इसके अलावा जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स को भी इन द फॉर्म ऑफ स्लरी, मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ स्लरी, ये भी हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका जो एक तरह से यूज है वो हाईली डाइवर्सिफाइड हो गया है। सी, ये हेल्प करता है कनेक्ट करने में फ्रॉम रिफाइनरीज, सॉरी, फ्रॉम ऑयल एंड गैस फील्ड टू ऑयल एंड गैस फील्ड टू रिफाइनरीज टू कोई पावर प्लांट है वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई फर्टिलाइजर कंपनी है वहां पे, तो ऐसे कई सारे फर्टिलाइजर कोई कंपनी है उनको प्रोवाइड कर रही है, सिटी वगैरह में मान लो पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सप्लाई करने में, और होम बेस्ड जो गैस वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो भी। तो इसका मल्टीपल यूज आप देख सकते हो, है ना। सी, अगर इसका हम लोग इनिशियल कॉस्ट देखें, इसका इनिशियल कॉस्ट तो बहुत ज्यादा हाई होता है, इनिशियल कॉस्ट इसका हाई होता है कंस्ट्रक्शन का, लेकिन बाकी का जो हैंडलिंग कॉस्ट है इसको मैनेज करना फिर वो लो हो जाता है, लो मैनेजिंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट। आपको जो है कोई ट्रक से लेके जाना नहीं है, किसी तरीके का लोडिंग अनलोडिंग नहीं करना है, तो बहुत सारी चीजों में कॉस्ट बच जाता है। तो ये ओवरऑल क्या करता है, इसको सुटेबल बना देता है। इंडिया में कई सारे हमारे जो है पाइपलाइंस हैं जो स्पेशली गैस वगैरह को कनेक्ट करते हैं, गैस वगैरह को कनेक्ट करने में मदद करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ये टॉपिक हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। जैसे इन इंडिया पाइपलाइंस, जैसे अपर असम से कानपुर, मतलब ये यहां से यहां, ज्यादा इधर हो गया, कानपुर इधर है, ठीक है ना, फीलिंग समझ रहे हो ना। अब ये किस किस जगह से पास होके आ रहा है, जैसे असम से गुवाहाटी होते हुए, गुवाहाटी, अब गुवाहाटी में होने के बाद फिर यहां से कुछ ब्रांच बन के अलग अलग छोटे मोटे टाउन एरिया में सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बरौनी में फिर जो है, बरौनी मतलब बिहार वाले एरिया में जो है सप्लाई कर सकते हैं, अदर जगह कनेक्ट करके गैस को प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रयागराज एंड देन कानपुर। इसी तरह से जो है आप कह सकते हो मुंबई से नहीं, गुजरात का सलाया है, जगह है सलाया, गुजरात से जालंधर, गुजरात से जालंधर सलाया, तो समथिंग लाइक, कहां पहुंच गया मैं, तो ये किस रूट को फॉलो कर रहा है, गुजरात से मथुरा वाला रूट, मथुरा से दिल्ली, दिल्ली से पानीपत या सोनीपत, पानीपत मान लो हरियाणा, एंड फिर जालंधर। तो इन सब जगह पे क्या होगा, यहाँ पे रिफाइनरी सब अपना स्टैब्लिश कर लेंगे। इसके अलावा एक थर्ड हम लोगों ने देखा था, हजीरा, ये भी गुजरात है, हजीरा विजयपुर से जगदीशपुर, तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी एक तरह से सप्लाई इंश्योर कर रहा है स्पेशली फॉर द फर्टिलाइजर कंपनीज। कहां से पास हो रहा है, ये इसका पास होने का रीजन मध्य प्रदेश होते हुए, उसके बाद यूपी होते हुए झारखंड, है ना, गुजरात एंड झारखंड। तो जो मुंबई हाई है, बॉम्बे हाई और बेसिन वाला जो ऑयल फील्ड वगैरह है, गैस फील्ड है, वहां से ऑयल और गैस लेके सप्लाई करना, ठीक है, इसको बोलते हैं HVJ। और हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि ये प्रोजेक्ट तो खैर इम्प्लीमेंटेड बाय गेल, और समवेयर अराउंड 1700 किलोमीटर है, ये 1700 किलोमीटर।
गवर्नमेंट लगभग जो है 18,000 ओवरऑल 18,500 किलोमीटर तक पहुंच गया है हमारा गैस सप्लाई, एंड हमारा टारगेट है हमारा लगभग 34,000 किलोमीटर का गैस सप्लाई का। अगेन वी हैव गेट द आइडिया कि ये कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अल्टीमेटली ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। मान लो अगर गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बाकी पाइपलाइन अदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का लैंड ट्रांसपोर्टेशन मेथड। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे का जो हमारा एयरवेज और वाटरवेज है उसको हम लोग अगले क्लास में देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।